Assalamualaikum. Welcome to the another lecture of our online distance learning classes for machine design in CAD 2. This is the last lecture of our online lecture series, and the topic that we are going to cover today is torsion springs. Torsion springs basically simply आपके पास एक helical coil है which is loaded in torsion instead of compression or tension. That is called a torsion spring. जिस तरह आपको ये फिगर नज़र आ रही है, ये सारे torsion springs हैं. ज़्यादातर इसकी एप्लीकेशंस आप कह लें माउस ट्रैप्स में आपको नज़र आएंगे, डोर हिंजेस में नज़र आएंगी. उसके बाद जो आपके पास पेपर पंच हो गया, स्टेपलर हो गया, उनमें आपको ये नज़र आएंगी. सो होता क्या है कि द एंड्स ऑफ द कॉइल आर एक्सटेंडेड टेंजेंशियली टू प्रोवाइड लिवर आर्म्स ऑन विच टू अप्लाई द मोमेंट लोड. सिंपली आपके यानी कि लिवर आर्म्स बेसिकली टेंजेंशियल एक वो वायर एंड पे आ रही होती है इन पे, जिनको हम बेसिकली यूज़ करते हैं और कह लें कि वहाँ फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट जो है अप्लाई हो रहा होगा. यूजुअली दे आर बाउंड अप लाइक एन एक्सटेंशन स्प्रिंग, यानी कि वायर के साथ वायर होती है. बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें जो है इसको एज अ कंप्रेशन स्प्रिंग भी इसको वाइंड अप किया जाता है. सो दोनों हमारे पास केसेस अवेलेबल हैं टॉर्जन स्प्रिंग में. अगर हम बात कर लेते हैं अब थोड़े से इसके टेक्निकल नोमेनक्लेचर की. अप्लाइड मोमेंट हमारे पास क्या होता है, अब देखें आपके पास होगा क्या. आपको जिस तरह ये इमेज है, अगर आप इसको कंसिडर करें और आपके पास ये एक एंड है वायर का और ये दूसरा एंड है वायर का, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन है. आपने क्या किया, आपने एक फोर्स एफ अप्लाई की जिसकी वजह से जो आपकी इनिशियल लेंथ है ये यहाँ से मूव करते हुए उसने थीटा ट्रेवल किया. थीटा जो है डैट इज़ द एंगुलर डिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री पोजीशन, ठीक है. और ये जो अल्फ़ा फॉर्म हो रहा है, डैट अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन एंड्स. उसके बाद जो आपके पास फोर्स है वो आपने जो एंड पे फोर्स लगाई है एट अल्फ़ा, और आपके पास जो है लेंथ है जो कि मोमेंट आर्म है. सो द अप्लाइड मोमेंट ऑन द कॉइल पुट द वायर इन बेंडिंग एज अ कर्व बीम, ठीक है. बिल्कुल कर्व बीम का एक केस बन जाता है जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और इवेंचुअली मोमेंट इस पर जनरेट हो रहा होता है. रेजिडुअल स्ट्रेसेस लाजमी बात है हमारे पास मौजूद होती हैं फ्रॉम द कॉइल वाइंडिंग. दे आर फेवरेबल अगेंस्ट अ क्लोजिंग मोमेंट. सो इससे बेसिकली आप यूँ समझ लें कि जो हमारे पास ये जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं ये हमें हेल्प आउट करेंगी, या फिर कह लें कि दे विल सॉर्ट ऑफ रेजिस्ट या फिर स्प्रिंग एक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगी. सो कह लें कि हमारे जो मटेरियल है उस पर कंटिन्यूस लोडिंग पे इतना लोड उस तरह नहीं पड़ेगा या इम्पैक्ट उस तरह नहीं पड़ेगा, ठीक है. इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपके पास ये टॉर्जन स्प्रिंग है इनको आपको रिवर्स नहीं करना चाहिए. मसलन लेट से अब ये क्लोजिंग इन हो रहा है, ठीक है, इस पर आप क्लोजिंग मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, इसको आप रिवर्स ना करें, ठीक है. और यानी कि इसको एक्सटेंशन वगैरह के लिए दूसरी पर्पसेस के लिए यूज़ ना करें आप. इसी के साथ साथ जो हमारे पास मोमेंट है वो आपके पास रिवर्स नहीं होना चाहिए सर्विस में. आप इसे फ्लक्चुएटिंग कर सकते हैं या फिर रिपीटेड हो सकता है, मगर फुली रिवर्स्ड किस्म की डायनामिक लोडिंग नहीं होनी चाहिए. और फॉर ऑल द जो हमारे पास स्प्रिंग्स हैं जिनकी स्ट्रेस रेशियो ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम ग्रेटर देन ज़ीरो. इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो यहाँ ज़रूरी है वो ये है कि हमारे पास ये अक्सर जो बसा का जहाँ आपके पास हैवी ड्यूटी ये यूज़ हो रहे होते हैं टॉर्जन स्प्रिंग, वहाँ एक और रिक्वायरमेंट होती है कि द रेडियल सपोर्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक है, एट 3 और मोर पॉइंट्स एट द कॉइल डायमीटर टू टेक द रिएक्शन फोर्सेस. यानी कि कुछ रिएक्शन फोर्सेस और फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए आपने इसको सॉर्ट ऑफ एक सपोर्ट देनी है. सो वो सपोर्ट हम कैसे अचीव करते हैं, जो आपको दरमियान में एक सिल्वर से ग्रे से कलर में आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, बेसिकली एक ये रॉड है विच इज़ पासिंग थ्रू द स्प्रिंग. सो ये क्या करता है कि ये जो हमारे पास रॉड है, ठीक है, ये बेसिकली सपोर्ट इसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये इनसाइड द कॉइल प्लेस होगा. और ये जो वायर का डायमीटर है डैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द अबाउट द 90% ऑफ कॉइल स्मॉलेस्ट इनसाइड डायमीटर, ठीक है. यानी कि जब आप वाइंड अप करते हैं टॉर्जन स्प्रिंग को, तो जिसका इनसाइड डायमीटर बन रहा है उसके 90% से कम होना चाहिए जो भी आप ये रॉड यूज़ कर रहे हैं अंदर.
सो ये इसकी एक जो है कह लें कि रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा ओके अच्छा, यहाँ जो है हमारे पास अगर इसकी जो है बात कर लें, बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह ही हैं। यहाँ भी आपके पास वायर डायमीटर हम डिफाइन करेंगे, आउटसाइड कॉइल डायमीटर होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी, स्प्रिंग रेट होगा, द लोड जो है वो हमें कह लें कि एक एंगल अल्फ़ा पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, बिटवीन द टेंजेंट एंड्स इन द लोडेड पोजीशन, ठीक है। और यानी कि जब लोडेड आपने कर दी उस टाइम जो एंगल है बेसिकली उस पर हम इसे शो कर रहे होंगे। उसके अलावा जो है लोड, चूँकि अभी हमने देखा है इनिशियली एक जो है बेंडिंग का केस हमारे पास बन रहा है, सो रेक्टेंगुलर वायर जो होगी दैट वुड बी मोर एफिशिएंट कह लें कि इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस पर वॉल्यूम, क्योंकि जो आई है वो आपके पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ज़्यादा होता है जो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और ज़्यादा मगर फिर भी इसके बावजूद जो हमारे पास ज़्यादातर हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग्स हैं तो वो हमारे पास राउंड वायर के साथ ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट कम है और साइजेस और मटेरियल की वैरायटी इसमें ज़्यादा अवेलेबल है। ओके, सो नेक्स्ट हम इनकी टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहले डिस्कस किया, स्प्रिंग इंडेक्स होगा कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, स्मॉल डी वुड बी फॉर द वायर डायमीटर, कैपिटल डी फॉर द मीन डायमीटर, के फॉर द स्प्रिंग जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट था, हमारे पास ये स्प्रिंग रेट था, उसे हम डिनोट करेंगे। उसके अलावा जो एक्टिव नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं वो एन ए ही होंगी, मगर यहाँ आपके पास जो नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं एन ए फाइंड आउट करने के लिए उसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होगा। जो हमारे पास एक्टिव नंबर ऑफ़ कॉइल्स होंगी वो बेसिकली दो हमारे पास पार्ट्स हैं उनका, वो खाली मिक्सचर होगा। फर्स्ट वन एन बी विच इज़ द नंबर ऑफ़ बॉडी टर्न्स, और उसके बाद एन ई है यानी कि जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द एंड्स, यानी कि कह लें कि उसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ़ कॉइल्स एन ई से। सो सबसे पहले एन बी तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अगर हमने एन ई फाइंड आउट करना है सो, और आपके पास जो टॉर्जन है जो हमारे पास अगर टॉर्जन स्प्रिंग और उसके एंड स्ट्रेट हैं उनके लिए जो एन ई या फिर जो आपने कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एंड्स कह लें या फिर आप इक्विवेलेंट नंबर ऑफ़ कॉइल्स एन ई कह लें, ठीक है। सो एन ई जो है डैट वुड बी इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 3 पाई डी। L1 और L2 जो हैं दे आर द रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड्स ऑफ द कॉइल। अगर आप यहाँ देखें जो हमने ये पहले ही एक स्लाइड यहाँ कवर किया, आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास ये जो मोमेंट आर्म बेसिकली बन रहा है। सो ये बेसिकली लेंथ्स हमने जो है ये फाइंड आउट करनी है कि ये जो टेंजेंट एंड्स हैं इनकी कितनी लेंथ्स हैं। सो उसके मुताबिक आप फिर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ़ कह लें हम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ़ कॉइल्स फाइंड आउट करेंगे, और जब आपके पास वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ एक्टिव कॉइल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफ्लेक्शन को हमने कवर करना है। अभी हम पहले ही डिस्कस करते हुए आए हैं कि आपने ये फिल वक्त इसको ऐसे कंसिडर करें कि हमारे पास ये एक बीम है जो कि एक बेंडिंग का केस है, कर्व्ड बीम है जिसमें बेंडिंग का केस है। सो अगर तो आपने इसकी डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है सो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन मौजूद है, थीटा रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 1/2 पाई थीटा रेडियन। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास डिफ्लेक्शन नॉर्मली हम इसे रेडियंस में भी जो है एक्सप्रेस करते हैं, बट यहाँ हम इसको रेवोल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। और सिंपल अगर आपने जो है इसको फाइंड आउट करने इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन सो 1/2 पाई आ जाएगा यहाँ। उसके बाद m जो है आपके पास अप्लाइड मोमेंट है, Lw जो है दैट इज़ द कंप्लीट वायर लेंथ, I जो है आपके पास वो सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द वायर क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, E जो है यहाँ यंग मॉडुलस है। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, फॉर टॉर्जन स्प्रिंग ऑफ राउंड वायर। सो हमारे पास इवेंचुअली कुछ इस किस्म का ये रिलेशन बनेगा और एक फैक्टर 10.2 आ रहा होगा, मगर इस फैक्टर को 10.2 को हम 10.8 तक इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि जो फ्रिक्शन होगी इन बिटवीन कॉइल्स उनको हम कंसिडर कर सकें। सो ये डिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद स्प्रिंग रेट है, स्प्रिंग रेट अगर हमने फाइंड आउट करना है सो सिंपल डिफ्लेक्शन फार्मूला को हम यूटिलाइज़ करेंगे, इसी फार्मूला को यूज़ किया गया है और इवेंचुअली हमने यहाँ से के फाइंड आउट किया है। और
ओके, उसके बाद हम कॉइल को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप लेट से एक टॉर्जन स्प्रिंग आपके पास लोडिंग के केस में, यानी कि व्हेनेवर द टॉर्जन स्प्रिंग इज लोडेड, द कॉइल डायमीटर विल डिक्रीज एंड द लेंथ विल इंक्रीज एज द कॉइल इज वाउंड अप। होता क्या है कि जब आप लोड अप्लाई करते हैं तो बेसिकली जो आपके पास कॉइल डायमीटर वाला सेक्शन है वो एक तरह से श्रिंक अप होगा और आपकी एक तरह से सॉर्ट ऑफ एक लेंथ में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा जो कि टेंजेंशियल उसमें होगी। सो ये बेसिकली बिल्कुल वही फिनोमेना है जिस तरह आप जो है कि एक तरह से आप एक वाउंड अप एक कर रहे हैं। वाइंडिंग क्या होती है स्प्रिंग की, आइदर इट विल बी लेफ्ट वाइंड स्प्रिंग और द राइट वाइंड स्प्रिंग, जो कि आपको यहाँ से बेहतर ये समझ आ जाएगा, ठीक है, कि अगर जो है एंड ऑफ द स्प्रिंग पॉइंट टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब लेफ्ट वाइंड स्प्रिंग है, अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज है तो राइट वाइंड स्प्रिंग है। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है वाउंड अप स्प्रिंग का, जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है। जो आपके पास हिंज डोर्स वगैरह होते हैं उनके एडजस्टमेंट वगैरह भी इसके साथ ही की जाती है, ठीक है। इसी तरह बाकी जो आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन में जो स्प्रिंग होता है और उसको आप टाइटन अप करते हैं तो बेसिकली आपसे वाउंड अप कर रहे होते हैं स्प्रिंग को। और अब होगा क्या कि जब आपने लोड अप्लाई कर दिया तो एक तरह से कॉइल डायमीटर जो इनसाइड डायमीटर वो सॉर्ट ऑफ श्रिंक हुआ है। सो वो जो श्रिंक हुआ है डैट वुड बी द डी आई मिनिमम, और उसको अगर आपने फाइंड आउट करना है द फुल डिफ्लेक्शन, यानी कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है आपके पास, वो आपके पास इस फार्मूला से आएगा। उसके बाद जो कैपिटल डी है डैट इज़ द अनलोडेड मीन कॉइल डायमीटर, जहाँ कोई लोड नहीं लग रहा। अच्छा, और इसके अलावा कोई भी आप लेट से आप कोई पिन वगैरह इसके साथ जो यूज़ कर रहे हैं कॉइल के साथ, ठीक है, यानी कि ये कॉइल डायमीटर है और आपने कोई पिन वगैरह कोई साथ आपने कोई मैकेनिज्म है और उसमें पिन वगैरह उसके साथ इसके अटैच हो रही है, सो जो कि यानी कि बेसिकली इसके इनसाइड लेट से आप पास ऑन कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ, सो दैट शुड बी लिमिटेड टू अबाउट 90% ऑफ इट्स मिनिमम इनसाइड डायमीटर, ठीक है, यानी कि जो मिनिमम इनसाइड डायमीटर है इसके 90% के आसपास वो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसको एक्सीड नहीं करना। और जो मैक्सिमम आपके पास कॉइल बॉडी लेंथ होगी एट द फुल वाइंड अप, वो आपके पास इस फार्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि उस पर जब आपने इसका मैक्सिमम जो मैक्सिमम लोड आपने अप्लाई कर दिया, सो यानी कि मैक्सिमम लोडिंग आपने अप्लाई कर दिया, सो उस केस पे जो आपके पास मैक्सिमम लेंथ होगी उस रिलेशन से आएगी। सो नेक्स्ट हम स्ट्रेसेस को डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले बात की कि ये बेंडिंग का केस है और अगर हम लेट से बीम कंसिडर एज अ बीम हम इसे केस को लेते हैं, अगर तो लेट से आपके पास ये बिल्कुल सिंपल जो है आपके पास स्ट्रेट बीम होती तो हमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर उस तरह जो है इंट्रोड्यूस नहीं कराने पड़ने थे, बट सिंस दिस इज़ द केस फॉर कर्व्ड बीम, और कर्व्ड बीम जो है उसमें आपके पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इंड्यूस होता है, सो जिसकी वजह से आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स जो हैं मेंशन्ड हैं फॉर द इनसाइड एंड द आउटसाइड। अगर डायनामिक लोडिंग है सो वॉल फैक्टर इंट्रोड्यूस होगा, वॉल फैक्टर को हमने KW से डिनोट किया है, बाकी दो जो हमारे पास स्प्रिंग्स थे यहाँ जो है उसको हम KBI और KB0 से डिनोट करेंगे। KBI जो है दैट इज़ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर द इनसाइड ऑफ द कॉइल, इसी तरह KB0 जो है वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर द आउटसाइड ऑफ द कॉइल। बिल्कुल उसी को यूटिलाइज किया हमने सिग्मा MX और सिग्मा नॉट मैक्स हम आगे फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा MX जो है वो मैक्सिमम कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस है एट द इंसर्ट कॉइल डायमीटर ऑफ अ राउंड वायर हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग, और यानी कि ये उस केस में है जब आप लोडिंग अप्लाई करें टू क्लोज इट्स एंड्स, जो कि हमने पहले बात की थी कि एक तरह से आप वो क्लोजिंग मोमेंट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, उस केस के लिए फार्मूला वैलिड है। और इसी तरह जो है यानी कि इसी को कहने के बेस बनाते हुए अगर हमने आउटसाइड डायमीटर आउटसाइड हमने फाइंड आउट करना है, आउटसाइड में मिनिमम मैक्सिमम है, मीन है, अल्टरनेटिव है, वो बेसिकली यहाँ से फाइंड आउट। अभी हम इस पे भी आते हैं कि क्या वजह है कि आपको यहाँ जो इनर है वहाँ सिर्फ हम मैक्सिमम एक की बात कर रहे हैं और आपके पास जो बाकी हैं उनको हम ये बाकी चार क्यों बात कर रहे हैं। ओके, आपके पास होता क्या है कि अगर तो लेट से हमारे पास स्टैटिक लोडिंग का केस है तो जो स्ट्रेसेस एट इनसाइड कॉइल होंगी दैट आर ऑफ मोर कंसर्न इन टेंसाइल लोडिंग। तो इसका मतलब अगर स्टैटिक लोडिंग का कभी केस आ जाए तो आप बेसिकली ये आपके पास डिफाइनिंग पैरामीटर होगा, आप सिंपली सिग्मा मैक्स फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास डायनामिक लोडिंग का केस है तो फिर जो है हमारे पास जो आउटसाइड डायमीटर्स हैं वो दे वुड बी ऑफ कंसर्न। सो उस केस में हमारे पास जो है मीन कंपोनेंट भी चाहिए होगा और डायनामिक लोडिंग में अल्टरनेटिंग कंपोनेंट भी चाहिए होगा, मिनिमम मैक्सिमम भी चाहिए होगा,
तो इस वजह से आउटसाइड के लिए तमाम 4 रिलेशंस हैं, जबकि आपके पास यहाँ जो आई मैक्सिमम उसके लिए यहाँ सिर्फ एक डिस्कस हो रहा है। सो डैट इज़ द रीज़न वाई जो है कह लें कि फार्मूलाज में डिफरेंस या फिर नंबर फार्मूलाज जो हैं दोनों केसेस में डिफरेंट है आपके पास। ओके और उसके अलावा इसमें अगर तो आपके पास जो है स्प्रिंग, अगर आप लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं टू ओपन द कॉइल, यानी कि क्लोजिंग मोमेंट नहीं अप्लाई करें, आप ओपनिंग मोमेंट अप्लाई करें, जो कि बेसिकली रिकमेंड नहीं किया जाता। सो उस केस में आपके पास क्या होगा कि यहाँ अभी फिल वक्त क्या हो रहा है कि जो रेजिडियल स्ट्रेसेस जनरेट हुई हैं ड्यू टू वाइंड अप, वो बेसिकली आपको हेल्प आउट कर रही हैं, ठीक है। सो वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेजिडियल स्ट्रेसेस को एक तरह से रिलीव भी करना पड़ेगा, उनको भी केटर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो है वो जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस वो जो आपके पास जनरेट हुई हुई थी उनको भी किसी तरह आपने साइडलाइन करना है। और फिर उस केस में क्या होगा कि जो इनसाइड कॉइल डायमीटर होगा वो हमारे पास यूज़ हो रहा होगा, और ये तमाम जो फैक्टर जो कि अभी हमने आउटसाइड डायमीटर के लिए लिखे हैं, उसी तरह वो चारों फैक्टर आपके पास इनसाइड डायमीटर के लिए लिखे जाएंगे, और फिर हम उनको यूटिलाइज कर रहे होंगे in order to find the stresses and eventually the fatigue safety factor calculation. So ये basically difference है दोनों cases में। Okay, उसके बाद हमने next discuss करना है the material parameters। material parameters हमारे पास कहने के बिल्कुल वही सेम ही हैं sort of, जो कि हमारे पास compression spring extension spring के केस में थे, ठीक है। जो हमारे पास ये फर्स्ट टेबल आपको गिवन है, यहाँ यील्ड स्ट्रेंथ आपको यहाँ मेंशन है इन टर्म्स ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर तो स्ट्रेस रिलीव्ड हैं या फिर रेजिडुअल स्ट्रेस, दोनों के केसेस में आपको यहाँ मेंशन है। अच्छा, अगर तो एक और चीज़ है वो ये कि आपके पास अगर तो वाइंडिंग आपने की हुई है एक्सटेंशन स्प्रिंग के तरह, फिर तो शॉर्ट पेनिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसकी वाइंडिंग की है कंप्रेशन स्प्रिंग की तरह, यानी कि आपके पास जो वाइंडिंग है टॉर्जन स्प्रिंग की उसमें स्पेसिंग मौजूद है, फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप शॉर्ट पेनिंग वगैरह इस तरह के प्रोसीजर से जो है आप इसको पास ऑन कर सकते हैं स्प्रिंग को। अदरवाइज देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी इन द एक्सटेंशन स्प्रिंग, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस जो कि हमने एक्सटेंशन स्प्रिंग का डिस्कस किया था, बिल्कुल उसमें भी यही फिनोमेना अकर हो रहा था। इसी के अलावा साथ साथ जो हमारे पास ये आपको जो टेबल यहाँ शो हो रहा है, दैट इज शोइंग द बेंडिंग फटीग स्ट्रेंथ परसेंटेजेस, ठीक है, फॉर डिफरेंट यानी कि 10 to 5 साइकिल और 6 साइकिल पे इन बोथ केसेस, यानी कि आपने पिनिंग भी की हुई है और अनपिन्ड स्टेट है, दोनों के केसेस में आपको परसेंटेजेस आपको मिल रही हैं जो कि बेसिकली अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वो परसेंटेजेस हैं। कह लें कि सेम लिमिटेशंस जो हैं जो हमारे पास अगर क्लोज वाउंड आपके पास टॉर्जन स्प्रिंग होगा, ठीक है, उसके केस में जो भी हमने डिस्कस किया कि वो हमारे पास वो नहीं होगा। शॉर्ट पिनिंग में नॉट बी इफेक्टिव इन मैनी टॉर्जन स्प्रिंग, लाजम है तो जो आपके पास एक्सटेंशन की तरह यानी कि बिल्कुल वायर के साथ वायर अगर उस तरह के आपने जो है कन्फिगरेशन किया तो उस केस में वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसी तरह चूँकि हमारे पास अब कह लें कि एक डायनामिक लोडिंग का केस है, डायनामिक लोडिंग में या फिर फटीग लोडिंग में आपके पास एंड्योरेंस लिमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो अगर आपने यहाँ कह लें कि एंड्योरेंस लिमिट को अगर हमने इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है, सो कह लें कि जो आपके पास नॉर्मल टॉर्जनल एंड्योरेंस लिमिट डेटा है, ठीक है, यानी कि एंड्योरेंस लिमिट फॉर द वायर है, उसको हम बेंडिंग के केस में हम एक तरह से इंपोर्ट करा लेते हैं यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है, जो हमने 0.577 से इसे डिवाइड किया, जो कि वॉन माइसेस रिलेशनशिप है, वहाँ से वॉन माइसेस थ्योरी वहाँ से हमने ये इंपोर्ट किया और इसको यूटिलाइज़ किया। और इसके केसेस में हमारे पास अनपिन्ड और पिन्ड स्प्रिंग्स के लिए हमारे पास एंड्योरेंस लिमिट हमारे पास आ जाएगी फॉर द वायर इन बेंडिंग। ये दोनों केसेस हमारे पास आ गए, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करा देता हूँ क्योंकि हमने शुरू में ये हम लेके चले थे कि जी जो हमारे पास टॉर्जन स्प्रिंग है वहाँ वो बेंडिंग का केस अप्लाई हो रहा होगा, यानी कि एक कर्व बीम है,
जब आप फोर्सेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बेसिकली बेंडिंग का केस के तौर पे एक्ट करेगी। इस वजह से आपने यहाँ देखा होगा कि जो एंड्योरेंस लिमिट फॉर द वायर थी, जो कि हमने पहले ये यूटिलाइज यानी कि लास्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल से उनमें हमने एज इट इज़ यूज़ किया था, इसको हमने इन केस ऑफ बेंडिंग में कन्वर्ट किया और इसको जब और इसी को ही इवेंचुअली हमने फिर अनपिन्ड और पिन्ड स्प्रिंग्स के लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे। अगर तो अब आपके पास अगर स्टैटिक लोडिंग का केस है, ठीक है, और लाजमी बात है जो यील्डिंग आपके पास अकर हो रही है या फिर जो हम प्रेडिक्ट करते हैं दैट इज़ द इनसाइड कॉइल सरफेस, सो उस केस में तो हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है वो यूटिलाइज हो रहा होगा। अगर आपके पास जो है डायनेमिक लोडिंग का केस है तो लाजमी बात है वो अब फार्मूला चेंज होगा। अब मसला क्या है कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, ये जो फार्मूलाज अवेलेबल हैं सारे, वो सारे डेटा है डाटा फॉर द रिपीटेड स्ट्रेस सिचुएशन, यानी कि आपके पास इक्वल और मीन और अल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स आपके पास हैं। सो आपको उसको फुली रिवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर वी कैलकुलेट द सेफ्टी फैक्टर फटीग विद द फॉलोइंग इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है इसको यूटिलाइज करने से पहले। इसीलिए जो है हम यहाँ देखते हैं कि ये SE जो आपको यहाँ फार्मूले में नज़र आ रहा है उसके भी रिलेशन आप देख रहे हैं कि हम जो बेंडिंग का केस में जो तमाम फार्मूलास उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं और फिर इवेंचुअली हम उसको रिलेशन में यूज़ कर रहे होंगे। सो ये बेसिकली जो है दैट वाज इट फ्रॉम द ओके। सो कमिंग ऑन टू द न्यूमेरिकल, वी हैव टू डिज़ाइन अ टॉर्जन स्प्रिंग फॉर अ डायनामिक लोड ओवर अ गिवन डिफ्लेक्शन। हमें ये बताया गया है कि जी द स्प्रिंग मस्ट गिव द मिनिमम मोमेंट ऑफ 50 पाउंड्स इंच एंड द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ 80 पाउंड्स इंच ओवर अ डायनामिक डिफ्लेक्शन ऑफ 0.25 रेवोल्यूशंस। इनफाइनाइट लाइफ जी हमें इज़ डिज़ायर्ड। अनपिन्ड कुछ हम assumptions लेंगे जिनमें से एक ये है कि दैट इज़ द अनपिन्ड म्यूजिक वायर 2 इंच लॉन्ग हम स्ट्रेट एंड्स लेंगे एंड द कॉयल इज़ लोडेड टू क्लोज इट, यानी कि हम क्लोजिंग मोमेंट इसके ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे, जो कि नॉर्मली हमारे पास होना भी ऐसे ही चाहिए। सो इसकी बेस इनको सामने रखते हुए अब हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं और इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सो मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल, ओके, सो देयर वी आर। ओके, सबसे पहले जी यहाँ भी हम कुछ assumptions लेंगे और assumptions हम लेंगे स्प्रिंग इंडेक्स के हवाले से और कॉइल डायमीटर के हवाले से। हम ये कह देते हैं कि जी हमारे पास जो स्मॉल d है या फिर जो वायर डायमीटर है डैट इज़ 0.192 इंच और जो हमारे पास C है डैट इज़ स्प्रिंग इंडेक्स डैट इज़ इक्वल टू 9। सो हम यहाँ से इसको अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन कॉइल डायमीटर हमने फाइंड आउट करना है। सो मीन कॉइल डायमीटर सिंपली हमारे पास होगा कैपिटल D इक्वल्स 0.192 मल्टीप्लाई बाय 9, जो कि हमारे पास आएगा 1.73 इंच। इसके बाद चूंकि हमें ये मोमेंट दिया गया और आपको याद होगा जब हमने इनिशियल भी सारा कुछ डिस्कस किया तो क्लोजिंग मोमेंट और इसके हवाले से किया। सो हम यहाँ क्या करेंगे, जो मोमेंट हमें गिवन है हम उसका मैक्सिमम और मीन और अल्टरनेटिंग मोमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। सो मीन कंपोनेंट मोमेंट का क्या होगा कि आपके पास जो मोमेंट है मैक्सिमम प्लस मोमेंट जो आपके पास है मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, सो दैट वुड बी इक्वल टू 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारे पास बनेगा 65 बी। ओके, इसी तरह जो दूसरा हमारे पास यहाँ अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है दैट वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, या फिर ये हमारे पास बनेगा 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2, या फिर ये हमारे पास बनेगा 15 LB इंच। सो ये दो हमने पैरामीटर्स इनिशियल फाइंड आउट कर लिए हैं। उसके बाद हमने लाजमी आता है क्योंकि ये कर्व बीम का केस है सो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं और हम दोनों केसेस इसमें लेके चलेंगे। हम इनसाइड भी लेके चलेंगे और आउटसाइड भी लेके चलेंगे। सो सबसे पहले जो है हमने
यहाँ से इनसाइड हमने स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है. सो दैट वुड बी इक्वल टू 4 इंटू सी स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 इंटू 9 माइनस 1. सो ये सॉल्व करने पे हमारे पास बनेगा 1.090 और यहाँ हम अब ये रिलेशन यूज़ करेंगे. सो सिग्मा आई मैक्सिमम दैट वुड बी इक्वल टू के बी आई जो कि हमारे पास है 1.090 इंटू 32 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम मोमेंट जो कि हमारे पास 65 है डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब यानी कि 0.192 और इसका क्यूब. ये सॉल्व करने पे हमारे पास बनेगा 523 psi. सो ये हमारे पास जो है ये सिंपली रिलेशन हमारे पास स्ट्रेस हमारे पास आ जाएगी यहाँ. ओके इसी तरह जो है अब हमने आउटसाइड के लिए फाइंड आउट करना है और आउटसाइड के लिए हमारे पास ये रिलेशन नोन है गिवन है. ओके सो यहाँ सिंपली हमने अगर के बी नॉट फाइंड आउट करना है सो दैट वुड बी इक्वल टू 4c स्क्वायर या फिर 9 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 9 और 9 प्लस 1. सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी अराउंड 0.922. ओके अब हमने ये तमाम चारों कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं. सो इसके लिए सबसे पहले हम साथ साथ हम ये फाइंड आउट करते जाते हैं. सबसे पहले है सिग्मा आउटर और इसका मिनिमम कंपोनेंट. सो उसमें सिंपल हमने वैल्यू पुट करनी है के बी नॉट यानी कि 0.922 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट मिनिमम जो कि हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब यानी कि 0.192 और इसका क्यूब. ये सॉल्व करने पे हमारे पास बनेगा 66359 psi. उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है मीन कंपोनेंट इसका सॉरी मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो सिग्मा नॉट मैक्स दैट वुड बी इक्वल टू के बी नॉट जो कि हमारे पास है 0.922 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम मोमेंट जो कि हमारे पास है अराउंड 80 और ये आपके पास डिवाइड हो रहा होगा अगेन पाई डी क्यूब के साथ यानी कि पाई मल्टीप्लाई बाय डी क्यूब यानी कि 0.192 और इसका क्यूब. सो ये वैल्यू हमारे पास तकरीबन आएगी 106,175 psi. सो ये वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं. अब हम बाकी दो वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लेते हैं. इसको थोड़ा सा हम डाउनवर्ड मूव कर दें ताकि हमारे पास ये स्पेस बन जाए. सो ओके अच्छा अब हमने मीन कंपोनेंट फाइंड आउट करना है. सो
उसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिग्मा नॉट और आउटर के लिए यानी कि मीन दैट वुड बी इक्वल टू सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम हमारे पास 106,175 है, मिनिमम हमारे पास 163,359 है। सो सिंपली जब आप इन दोनों को एडअप करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये आपके पास वैल्यू बनेगी 86,267 psi। और इसी तरह जब हमने यहाँ ऑल्टरनेटिंग हमने फाइंड आउट करना है, सो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी मैक्सिमम माइनस मिनिमम यानी कि 106,175 डिवाइडेड बाय 66,359। सो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 19,908 psi। अब हमने क्या करना है, ये चूँकि हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम लाजम आता है हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह वाले फैक्टर भी हम इंड्यूस कराएंगे और तभी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट कर सकेंगे। सो उसके लिए क्योंकि ये फार्मूला तमाम के लिए कांस्टेंट है, आपके पास म्यूज़िक वायर 8228 थी, उसके लिए कोफिशिएंट ए की वैल्यू ये है, कोफिशिएंट बी की वैल्यू ये है। सो जब हमने SUT अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करना है, डैट वुड बी 184,649 मल्टीप्लाई बाय डी विच इज़ 0.192 डिवाइडेड बाय रेज़ टू पावर बी यानी कि -0.1625। सो ये हमारे पास सॉल्व करने पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बनेगी 241,441 psi। ये तो हो गई एक चीज़। और अब हमने जो है अगर यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए देखें हमारे पास कोल्ड राउंड वायर है, ठीक है, और हमने बात की थी कि जो हमारे पास जब आप कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो उसमें स्ट्रेस रिलीव नहीं होती बल्कि आपके पास रेजिडुअल स्ट्रेसेस होती हैं। सो इस केस में आप देख रहे हैं कि आपके पास ये रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो हैं डैट इज़ 100%। इसका मतलब है कि आपके पास जो यील्ड स्ट्रेंथ है, बेंडिंग यील्ड स्ट्रेंथ है, that would be taken as that would be equal to SUT, that would be eventually equal to 241,441 psi। यानी कि जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस इसके अंदर मौजूद हैं वो इस कदर इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं कि जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है डैट और वही जो आपके पास जो बेंडिंग यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास है वो बोथ हमारे पास इक्वल है फॉर स्टैटिक एप्लीकेशंस। सो ये तो हो गई एक चीज़। अब लाजमी बात है, अब ये अगर हमने स्टैटिक का केस डिस्कस कर लिया, अब हमने बेंडिंग का केस जो फुली रिवर्स जो हमारे पास बेंडिंग है उसका केस भी हमने डिस्कस करना है। सो यहाँ अब क्या होगा, सबसे पहले जी हमने इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले हमने ये CWB फाइंड आउट करना है और ये हमें यहाँ से नोन है कि अगर हमारे पास अनपीन्ड स्प्रिंग्स हैं सो उनके लिए डैट वुड बी 78 kPSI, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे पास पीन्ड स्प्रिंग्स हैं उनके लिए 117 kPSI है। बट ओके, सो हम यहाँ से ये जो अब आपके पास हमारे पास वैल्यू 78 kPSI की हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, और हम इस रिलेशन में यूज़ कर देते हैं। तो हमारे पास जो एंड्योरेंस लिमिट है डैट वुड बी इक्वल टू 0.5 और यहाँ हमारे पास EWB जो कि हमने अभी फाइंड आउट की है 78,000 psi इंटू मल्टीप्लाई बाय अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि अभी हमने यहाँ ऊपर फाइंड आउट की 241,441 डिवाइड बाय अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अगेन यानी कि 241,441 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय SEWB यानी कि 78,000। सो ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे आएगी 46,506 psi। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है फॉर द कॉइल इन बेंडिंग। सबसे पहले हम
हालांकि फटीग के केस में या फिर जो हमारे पास डायनामिक लोडिंग है उसके केस में फाइंड आउट कर लेते हैं। सो SE हमने फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास यहाँ है 46506। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि हमें नोन है 241441 माइनस सिग्मा आउटर मिनिमम जो कि हमारे पास है 66359 डिवाइडेड बाय SE जो कि अगेन 46506 इंटू सिग्मा आउटर मिनिमम मीन जो कि हमारे पास है 86267 माइनस सिग्मा आउटर मिनिमम जो कि हमारे पास है 66359 प्लस अल्टीमेट मल्टीप्लाई बाय अल्टरनेटिव हमारे पास है 241441 मल्टीप्लाई बाय अल्टरनेटिंग विच इज़ 19908। सो इस सारे को सॉल्व करने के बाद आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा 1.4 विच इज़ एक्सेप्टेबल। सेम अगर हम जो है स्टैटिक लोडिंग के केस में बात कर लेते हैं, जो हमारे पास यील्ड है डैट इज़ 241,441 डिवाइडेड बाय सिग्मा मैक्सिमम जो कि हमारे पास था इनर डायमीटर पे 125,523। ये हमारे पास सॉल्व करने पे बनेगा 1.9, यानी कि ये दोनों हमारे पास एक्सेप्टेबल रेंज में। अब अगर एक्सेप्टेबल रेंज में है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल सकते हैं और इसके हम बाकी पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्प्रिंग रेट फाइंड आउट करना है। स्प्रिंग रेट सिंपली आपके पास M हमारे पास नोन है, ठीक है, चूँकि हमारे पास रेंज की 1 है सो उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। सो इट इम्प्लाइज के K वुड बी इक्वल टू 80 माइनस 50 डिवाइड बाय द थीटा रेवोल्यूशन जो कि हमारे पास है 0.25। सो ये हमारे पास बनेगा K वुड बी इक्वल टू 120 LB इंच पर रेवोल्यूशन। सो simply we have found by two specified moments at their relative deflection, ठीक है, जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ हमें गिवन था कि जी हमारे पास ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम मोमेंट है ओवर अ डायनामिक डिफ्लेक्शन ऑफ 0.25 रेवोल्यूशन। सो ये जब हमें ये डेटा सारा गिवन था सो इसको हमने यूटिलाइज़ किया है यहाँ, और जब ये हमने फाइंड आउट कर लिया अब हम एक्टिव नंबर ऑफ़ कॉइल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशन से। इसका मतलब है कि आपके पास जो NA है दैट वुड बी इक्वल टू D4E डिवाइडेड बाय 10.8 इंटू D इंटू K। सो D4 यानी कि 0.192 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय E जो कि हमारे पास ESTM 8228 के लिए है 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 PSI डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 नॉट 10 रेज़ टू पावर 8 10.8 10.8 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D यानी कि मीन कॉइल डायमीटर जो कि हमारे पास है 1.73 इन दिस केस मल्टीप्लाई बाय K जो कि अभी हमने 120 फाइंड आउट किया था। सो एक्टिव नंबर ऑफ़ कॉइल्स हमारे पास बनती हैं 18.2। सो ये जब हमने फाइंड आउट ये हमने एक फाइंड आउट कर लिया, इसके अलावा हम यहाँ से इक्विवेलेंट नंबर ऑफ़ एक्टिव कॉइल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि हमारे पास इक्वल होगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 3 पाई D। L1 और L2 हमने एज्यूम किया था कि जी वो हम 2 इंच ले रहे हैं, सो डैट वुड बी 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई इंटू कैपिटल D जो कि हमारे पास है 1.73। सो ये हमारे पास बनेगा 0.25। इसका मतलब है कि हमारे पास जो द नंबर ऑफ बॉडी कॉइल्स इन द स्प्रिंग है दैट वुड बी इक्वल टू not the yes, the NB would be equal to simply NA minus NE. So in other words that would be equal to 18.2 minus 0.25 या फिर आपके पास
17.95 बनता है, या फिर आप इसे राउंड ऑफ कर देते हैं और 18 कर देते हैं। सो ये जब हमने फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शंस हमने फाइंड आउट करनी है। और डिफ्लेक्शंस के लिए फार्मूला, चले हम यहाँ कॉपी नहीं किया, इसको हम लिख देते हैं। जो हमारे पास मिनिमम होगा उसके लिए जो रिलेशन होगा that is around equal to 10.8 multiplied by minimum moment multiplied by d multiplied by active number of coils divided by d4e। इनफैक्ट ये रिलेशन हमने ये रिलेशन हमारे पास यहाँ ये मौजूद है। सॉर्ट ऑफ यही रिलेशन जो है कह लें कि हमारे पास यूज़ हो रहा है। यहाँ से थीटा रेवोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है और इसी रिलेशन को हमने दोबारा एडजस्ट किया है बेसिकली। सो दैट वुड बी इक्वल टू 10.8, लेट मी चेंज द कलर एज वेल, 10.8 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल डी जो कि हमारे पास है 1.73 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम मोमेंट जो कि हमारे पास था 50 मल्टीप्लाई बाय एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स जो कि हमारे पास है 18.2। हम इसे डिवाइड करेंगे d4 के साथ विच इज़ 0.192 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ई जो कि हमारे पास है 30 × 10 रेज़ टू पावर 6। सो ये सॉल्व करने पे हमारे पास बनेगा 0.417 रेवोल्यूशन, या फिर जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे सो डैट वुड कम आउट टू बी 150 डिग्रीज। ओके, इसी के साथ साथ हमने सिंपल अगर अब हम मैक्सिमम भी फाइंड आउट कर लेते हैं सो डैट वुड बी इक्वल टू 10.8 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट जो कि मैक्सिमम होगा मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय एन ए डिवाइडेड बाय d4 और e। सो इसको सॉल्व कर इसकी जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे डैट वुड बी इक्वल टू 10.8 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम जो कि हमारे पास है 80 मल्टीप्लाई बाय d विच इज़ 1.73 मल्टीप्लाई बाय na जो कि हमारे पास है 18.2। इसको हम डिवाइड करेंगे d4 के साथ विच इज़ 0.192 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय e विच इज़ 30 × 10 रेज़ टू पावर 6। ये वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने पे आएगी अराउंड 0.667 रेवोल्यूशंस या फिर 240 डिग्रीज। ओके, सो अगर इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रही है सो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज। सो जो भी आपके पास रेवोल्यूशन में वैल्यू आएगी आपने सिंपली इसको 360 से मल्टीप्लाई करना, सो आपके पास ये डिग्रीज में वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने एग्जांपल को भी देख लेते हैं, एक बार स्लाइड्स को देख लेते हैं। ओके, सो ये हमारे पास डेटा गिवन था जी। हमने सबसे पहले ट्रायल वायर डायमीटर एज्यूम किया 0.192, स्प्रिंग इंडेक्स एज्यूम किया, मीन कॉइल डायमीटर फाइंड आउट किया। चूँकि हम यहाँ मोमेंट्स वगैरह को लेकर मोमेंट लोड्स को लेके चल रहे हैं सो उसकी वजह से हमने मीन और अल्टरनेटिंग कंपोनेंट हमने मोमेंट्स के फाइंड आउट किए। उसके बाद चूँकि हमने बात की थी ये कर्व्ड बीम है सो इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ रही होगी, सो वॉल बेंडिंग फैक्टर हमने यहाँ यूटिलाइज़ किए। हमने इनर के लिए भी फाइंड आउट के लिए किया, आउटर सरफेस के लिए भी फाइंड आउट किया, और इनर सरफेस को यूज़ करते हुए हमने स्ट्रेस फाइंड आउट किया एट इनर, और इसी तरह हमने आउटर के केसेस में वो चारों पैरामीटर्स फाइंड आउट किए। चूँकि हम बात कर रहे थे चूँकि क्लोजिंग मोमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है सो इनर जो हमारे पास अगर स्टैटिक लोडिंग होगी तो सिर्फ इनर के केस में जो स्ट्रेस है वो हमारा कंसर्न होगी। अगर लेट से डायनामिक लोडिंग है तो आउटर हमारे पास कंसर्न होगी। सो ये हमारे पास तमाम डाटा था। उसके बाद हमने ये जब फाइंड आउट कर लिया उसके बाद लाजमी बात है हमने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी फाइंड आउट करनी थी। सो उसके लिए हमने इस रिलेशन को यूज़ किया टेबल 14.4 को। यहाँ से हमने नोट डाउन की वैल्यूज़ A228 के अगेंस्ट कोफिशिएंट A की और B की, और हमने बात की थी जब चूँकि हमारे पास ये फुली एक चीज़, और जब हमने यील्ड स्ट्रेंथ बेंडिंग यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी थी
सो हमने यहाँ से अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट कर ली इवेंचुअली, और जब हमारे पास यील्डिंग का जो हमने बेंडिंग स्ट्रेस हमने फाइंड आउट करनी थी एस वाई से, जिसको हम डिनोट करें, यानी कि बेंडिंग यील्ड स्ट्रेंथ जब हमने फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए हमने एक टेबल वहाँ डिस्कस किया था वन नोट के ऊपर जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। सो हमने देखा था कि इन केस ऑफ रेजिडुअल स्ट्रेसेस जो हमारे पास ASTM A228 है उसमें दैट इज़ द 100%, यानी कि जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वही हमारे पास बेंडिंग यील्ड स्ट्रेंथ के तौर पे एक्ट कर रही होगी। सो उसकी वजह से वो 1.0 यहाँ 1 इसलिए पुट और वही वैल्यू आ जाती है। जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, सो उसके बाद हमने सिंपल एंड्योरेंस लिमिट हमने फाइंड आउट की, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो तमाम फैक्टर्स हैं ये बेसिकली मौजूद हैं एक तरह से रिपीटेड लोडिंग के लिए और फुली रिवर्स्ड के लिए नहीं है। सो इसको हमने फुली रिवर्स्ड लोडिंग के लिए हमने इनको कन्वर्ट किया, SE की फॉर्म में हम इन्हें लेके आए, ठीक है। और जब हमने ये इसको कन्वर्ट कर लिया उसके बाद हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट किया फॉर फटीग फैक्टर सेफ्टी फाइंड आउट किया फॉर द कॉइल्स इन बेंडिंग। इसी तरह सिंपल स्टैटिक लोडिंग के लिए हमने फाइंड आउट किया, दोनों हमारे पास एक्सेप्टेबल रेंज में थे। चूँकि ये दोनों एक्सेप्टेबल रेंज में थे उसकी वजह से हमने फिर यहाँ स्प्रिंग रेट फाइंड आउट किया, फिर हमने एक्टिव नंबर ऑफ़ कॉइल्स फाइंड आउट की, और उसके बाद हमने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ़ एक्टिव कॉइल्स फाइंड आउट की, नंबर ऑफ़ बॉडी कॉइल्स इन द स्प्रिंग फाइंड आउट की, और उसके बाद हमने एंगुलर डिफ्लेक्शंस हमने फाइंड आउट की, मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट की। रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करने का सिंपल, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सिंपल 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। सो उसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ से रेवोल्यूशन को डिग्रीज में कन्वर्ट किया। उसके बाद वन लास्ट थिंग, ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है दैट शोज़ द वेरिएशन ऑफ हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग पैरामीटर्स विद स्प्रिंग इंडेक्स। हम क्या कह रहे हैं कि कांस्टेंट वाई डायमीटर अगर आप रखें और स्प्रिंग इंडेक्स आप वेरी करके देखें, सो आप देख रहे हैं कि कौन से पैरामीटर कैसे चेंज हो रहे हैं। सो कॉइल लेंथ आप देख रहे हैं जैसे जैसे स्प्रिंग इंडेक्स कम होता जाएगा कॉइल लेंथ जो एक्सपोनेंशियली जो है वो कह लें कि इंक्रीज़ हो रहा है, और वेट में देख रहे हैं कुछ ख़ास सिग्निफिकेंट फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा। सेफ्टी फैक्टर में आप देख रहे हैं कि आपको ग्रेजुअली एक स्लाइड सा एक आपको इंक्रीज़ नज़र आएगा बाय इंक्रीजिंग द स्प्रिंग इंडेक्स। और इसी तरह जो आप अगर यील्डिंग के केस में देखें सो वो भी आपको एक सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही, कुछ इस तरह से पैरामीटर चेंज होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सो ये तमाम पैरामीटर्स है, और यहाँ हमारा जो कोर्स है वो ख़त्म होता है। सिर्फ दो चीज़ें रह गई जी, एक जो है लाजमी आता है जो नेक्स्ट वीक हमारे पास ड्यू होगी, ठीक है, और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जो कि आप लोगों का ड्यू होगा, और एक हमारे पास एक प्रेजेंटेशन स्लैश रिसर्च स्टडी सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि हमने एक टॉपिक को हमने कवर अप करना है। सो ये दो चीज़ें हमारे पास कहने के रह जाती हैं, उसके अलावा हमारा कोर्स जो है ये ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अराउंड।